स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज के क्लास में बात करने वाले हैं सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर 15 मार्च 2025 के शिफ्ट 1 की। यहाँ पे हम पेपर को सॉल्व करते हैं, उससे जुड़े हुए ऑप्शन को समझते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन यदि आए तो आप यही तरीके सॉल्व कर पाए। यहाँ पे हम क्वेश्चन के टॉपिक को समझते हैं ताकि अगले टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाए, और इससे हम सिलेबस के आसपास ही रहते हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की सबसे अच्छी तकनीक होती है, उसी का हम यूज कर रहे हैं। पुराने सालों के पेपर भी मैंने सॉल्व किए, उसको भी आप जरूर देखें। प्लस ये हमारे नया पेपर है 15 मार्च 2025 शिफ्ट 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम टूल इन विंडो, यानी इसमें से कौन सा सिस्टम टूल है विंडो का। तो ऑप्शन है हमारे पास एमएस वर्ड, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, विनजिप, ऑरेकल। तो करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर इसका सही आंसर है। ये कैसे है आंसर सही, तो यहाँ पे पूछा गया है सिस्टम टूल। तो आपको पहले पता होना चाहिए सिस्टम टूल होते क्या है, ताकि आने वाला क्वेश्चन में जब अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आप उसको भी समझ कर पाए। तो सिस्टम टूल क्या है, तो सिस्टम टूल वे टूल होते हैं जो कंप्यूटर के प्रदर्शन को बनाए रखने, यानी कि परफॉर्मेंस को बनाए रखने, सुधारने और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि प्रॉपर स्पीड से चले, प्रॉपर तरीके से काम करे, उसको एनालाइज करने में मदद करे, ऐसे टूलों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम टूल। यानी कि सिस्टम के रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, या ऐसे टूल सिस्टम के रखरखाव से रिलेटेड हो, या ऐसे टूल जो सिस्टम के इनहेंस बढ़ाए या उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, तो इन टूल्स को हम सिस्टम टूल्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे बात करें, डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या है, एक सिस्टम टूल होता है जो क्या करता है, ये हार्ड डिस्क में डेटा को फिर से व्यवस्थित करता है ताकि हम कंप्यूटर को तेज गति से कार्य कर सके। क्यों, क्योंकि सारा डेटा कहां से होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क को वापस से हम व्यवस्थित कर देता है डेटा को, ताकि हम डेटा को फिर से अच्छे से एक्सेस कर पाए। जबकि एमएस वर्ड क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, एमएस वर्ड में सॉफ्टवेयर जो वर्ड है एमएस वर्ड, जिसके अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते हैं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ शब्दों के साथ काम होता है, वर्ड के साथ काम होता है। एमएस वर्ड अगर एक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, और भी होंगे, हाँ बिल्कुल है। एक दूसरा है ओपन वर्ड, कि ओपन ऑफिस का ओपन वर्ड होता है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, सेम है जो एमएस वर्ड का यूज होता है। बट एमएस वर्ड क्या था, सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब पेड सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस खरीदेंगे तब यूज कर पाएंगे। इलीगल तरीके से हम डाउनलोड कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन ये ऑफिशियल रूप से ओपन ऑफिस जो होता है, जिसका जगह ओपन वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट तीनों आते हैं, तो ओपन ऑफिस जो है ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि इसका लाइसेंस नहीं खरीदना होता। तो बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस में हमें ओपन ऑफिस देखने को मिलता है, और सीपीटी एग्जाम में भी ओपन ऑफिस से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमें समझ में आ गया एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। और हमें ये भी समझ में आया वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिन पे काम होते हैं। अगला है हमारे पास डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये हमने समझ लिया, ये सिस्टम टूल है जो हार्ड डिस्क पे डेटा को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि कंप्यूटर तेजी से कार्य कर सके। विनजिप, यह एक फाइल कंप्रेशन टूल है, ये सिस्टम टूल नहीं, मतलब ये सिस्टम के लिए नहीं बना, ये बस हमारी फाइलों को मैनेज करने के लिए बना। वो मैनेज करने का मतलब क्या है, कंप्रेस करना। मतलब अगर आपने कोई फाइल बनाई जो उसका फाइल साइज 100 MB है या 10 MB है, तो इतनी बड़ी फाइल साइज को जब हम अपलोड करते हैं, इंटरनेट पे शेयर करते हैं या कहीं पर भी ट्रांसफर करते हैं, तो अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में काफी तक टाइम लेता है। तो हमें क्या करना होता है, इस फाइल को कंप्रेस करके छोटा करना होता है। यानी कि 100 MB की जगह हम इसे कितना कर सकते हैं, 20 MB कर सकते हैं या 50 MB कर सकते हैं, डिपेंड करता है डेटा किस तरह से स्टोर है या किस तरह का डेटा हमारे पास फाइल में है। तो कंप्रेस करने की हम जिसका यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, विनजिप। तो विनजिप की वजह से हम क्या करते हैं, डेटा को जिप करते हैं। जिप मतलब क्या है, जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं और आपको कहीं घूमने जाना है, तो कपड़े कितनी जगह लेंगे, कपड़े तो बहुत जगह लेते हैं, लेकिन हम घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, बैग के अंदर सारे कपड़ों को भर देंगे। तो जहां कपड़े इतनी जगह ले रहे थे, अब वो सब इतने छोटे से बैग में आ गए। कुछ हमने डिलीट नहीं किया, बस प्रॉपर तरीके से कंप्रेस करके जिप कर दिया, इसलिए बोलते जिप करना, चैन लगा दिया हमने। अब क्या हुआ, जैसे हम अपने होटल पे पहुंचेंगे तो वहां पे कपड़े को वापस से अनजिप कर ले, तो सारे कपड़े वापस उतनी साइज में हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने कंप्यूटर में फाइलों को जिप किया और इंटरनेट पे अपलोड कर दिए या व्हाट्सएप पे भेज दिया, सामने वाले व्यक्ति ने फाइल को डाउनलोड करके वापस से अनजिप कर दी। अनजिप जैसे ही करेगा वापस से ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी 100 MB की। तो थी 100 MB की, मिली 100 MB की, बस रास्ते में वो कितनी थी, 20 MB की, ताकि ट्रांसफर में आसानी है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विनजिप का।
ओरेकल क्या है? यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि आपके पास जब डेटा बहुत सारा हो जाता है तो हम ओरेकल जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे कि एसक्यूएल आता है, एमएस एक्सेस आते हैं। ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर एसक्यूएल, एमएस एक्सेस और ओरेकल। तो क्लियर है? अगर अगली बार आपसे पूछा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम बताइए तो आपको नाम याद रखने कौन कौन से, ओरेकल, एमएस एक्सेस, ठीक है, और एसक्यूएल। ये क्या है? डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर। विनजिप क्या है? ये फाइलों कंप्रेस करता है। और डिस्क डिफॉर्मेटर क्या है? ये सिस्टम टूल है जो हार्ड डिस्क के डेटा को फिर से व्यवस्थित करता है। और एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। अगर हम दूसरे सिस्टम में आप सर्च करें तो आपको इस तरह दिखाई देगा, सिस्टम डिफ्रेगमेंटर एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज करता है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? एक तरह की डिस्क लगी होती है और सेक्टर होते हैं। एक लेंस, एक हेड होता है जो उस डिस्क पर मौजूद डेटा को रीड करता है। अब डेटा अगर एक ही जगह से बार बार रीड किया जाए ना, तो ऐसा एक तरह से बोल सकते सरल भाषा में घिस जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो स्लो प्रोसेस करने लगता है। तो हमारा डिस्क डिफॉर्मेटर क्या करता है? जो डेटा इस पोजीशन पे सेव था ना, तो डेटा की पोजीशन बदल के उसे दूसरी लोकेशन पे सेव कर देता है। इससे क्या फायदा होता है? इस एरिया को यूज न करते अब इस एरिया को यूज किया जाए, जो कभी तक यूज नहीं हुआ था रीड करते समय। तो हमें इसको क्या फायदा मिलेगा कि हमें डेटा वापस से स्पीड से मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा वो कितनी बार कर पाए? 2 या 3 बार, क्योंकि एक टाइम पे हार्ड डिस्क पूरी खराब हो चुकी होगी, तब हम न्यू हार्ड डिस्क ले गए। लेकिन जब तक तो हम ये मैनेज कर ही देगा कौन? डिस्क डिफॉर्मेटेटर टूल। अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम टास्क मैनेजर भी क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर में मॉनिटर पर, स्क्रीन पर दिखाता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को। जैसे प्रोसेसर की स्पीड क्या है, इसे कैसे खोलते हैं? कीबोर्ड पे बस आपको दबाना है, अल्ट दबाना है, प्लस कंट्रोल दबाना है और प्लस डिलीट टैल बटन दबाना। मैं दबा के बताता हूँ, अल्ट्रा कंट्रोल डिलीट। टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये आ गया। अभी मेरे पास कितनी एप्स रन हो रही है बैकग्राउंड में, वो भी मुझे दिख रही है। मेरी परफॉर्मेंस में चेक करना है, वो भी हम देख सकते हैं कि सीपीयू स्पीड अभी कितनी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और मेमोरी कितनी यूज हो रही है, और मेरा कंप्यूटर कब से बंद नहीं हुआ वो भी आप देख पा रहे हैं। लगभग 6 दिन 7 घंटे से कंप्यूटर ऑन है। अब मैं रात को तो बंद करता हूँ ना, हाँ, लेकिन जब हमने इसे शट डाउन करते तो कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं होता। अगर आपको इसे जीरो करना है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से टाइम 0 सेट हो जाए। तो हमेशा याद रखें, अगर आप अपने कंप्यूटर को एक बार शट डाउन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता। अगर आप कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो एक बार से रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने से कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी फाइलें जो है वो डिलीट हो जाएगी बस। तो मेरा कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं 6 दिन 7 घंटे से लगातार चल रहा है। बैक करेंगे तो ये हो गया हमारा क्या? टास्क मैनेजर। अगला है सिस्टम रीस्टोर। इसका काम क्या होता है? सिस्टम में रीस्टोर पॉइंट अगर हमने क्रिएट किया है तो हम इसकी वजह से उसको वापस से रोल बैक कर सकते हैं। इसको कुछ ऐसा समझते हैं, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा या आपके पास एक नया लैपटॉप आया, कब? हमने डेट मानी 1 जनवरी। 1 जनवरी को आया और आपने क्या किया? 10 जनवरी तक उसके अंदर अपना सारा काम कर लिए, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, फाइल बना ली, सब कुछ कर लिया। 10 जनवरी को आपका कंप्यूटर परफेक्ट चल रहा था, तो आपने क्या किया? 10 जनवरी को एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया और इसके बाद आपने 11-12 जनवरी को कंप्यूटर यूज करना शुरू किया। फिर आप कहां पे आ गए? 30 जनवरी पे। ठीक है, और 30 जनवरी पे भी आपने बोला मेरा कंप्यूटर सही चल रहा है तो मैं एक बार और रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। तो आपने कितने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर दिए? 2। अब यहाँ पे जो फाइलें सेव थी वो तो सेव ही है, प्लस आपने इतने दिन और काम किया तो और फाइलें अपडेट हो गई और चाहिए होगा। फिर क्या हुआ? आप फरवरी में आ गए, तो 10 फरवरी को आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा। अब इधर तो कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था 30 जनवरी तक, और उसके बाद भी ठीक से काम कर रहा था। 10 फरवरी को प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम हो सकता है 9 फरवरी को दिक्कत हो गई, लेकिन हमने रजिस्टर पॉइंट कब बनाया? 30 जनवरी को। तो आप क्या करते हैं? 30 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का बीच का जो भी आपने किया था उन सबको आप अंडू कर सकते हैं, यानी कि पूरा डाटा हट जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर वापस 10 तारीख को हम वैसा बना लेंगे जैसा 30 तारीख को था। बस हमारा लॉस कितना हुआ? 10 दिन का। इससे फायदा ये होगा कि हमें वापस से जनवरी तक का डाटा हमें सामने मिल जाएगा। अगर रीस्टोर पॉइंट हमने 10 जनवरी क्रिएट किया होगा और 30 जनवरी नहीं किया होगा तो हमें 10 जनवरी के रीस्टोर पॉइंट पे वापस से कंप्यूटर को रीस्टोर कर सकते हैं, यानी इस दिन जैसा था वैसा आज हो जाए। तो रोल बैक करता है सिस्टम को प्रीवियस स्टेबल स्टेट पे, यानी जैसा था वैसा हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको रिस्टोर के बारे में। एंटीवायरस टूल क्या काम करता है? कंप्यूटर में अगर वायरस आ गए हैं तो उनको हटाने का काम कौन करता है? एंटीवायरस।
ठीक है, ये वायरस को आने से भी रोकता है और वायरस अगर आ गए उनको हटाने का काम भी करता है। कंप्यूटर को स्कैन करता है और वायरस को रिमूव करता है। फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है, ये मैनेज करता है फाइल्स को, फोल्डर्स को। आप पे कंप्यूटर जितने फाइल्स होती है उनको मैनेज करता है। शॉर्टकट क्या खोलने का, विंडो की के साथ क्या दबाना है, ई दबाना, इससे हमारा फाइल मैनेजर जो ओपन हो जाए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इनमें से 20 असंगत विकल्प को चयन करें। ऑड ऑप्शन कौन सा है, रैम, रोम, कैश, साटा। तो आंसर तो दिख रहा है साटा। तो रैम मेमोरी है, रोम मेमोरी है, कैश भी एक मेमोरी है और साटा भी क्या है, मेमोरी नहीं है। ये एक इंटरफेस है, यानी कि केबल है। इंटरफेस का मतलब होता है जो दो चीजों को आपस में कनेक्ट करती है। किसको, मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने का काम कौन करती है, केबल। ये केबल कुछ ऐसे दिखाई देती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी मदरबोर्ड है और एक केबल जो आपको रेड कलर की केबल दिख रही है ये हमारी साटा केबल। इसका काम ही होता है हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड से कनेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 पोर्ट है। आप चाहते इसे निकाल के इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार इसमें कार्बन जम जाता है, ठीक है, तो आप इसे साफ करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही तो आपको इन केबल्स को चेक करना पड़ेगा। ये दूसरी केबल है ना, ये पावर की केबल होती है जो एसएमपीएस से आती है। इससे पावर आती है और इससे डेटा ट्रांसफर होता है। इसे डेटा केबल ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डेटा केबल। ठीक है, रैम, रोम और कैश क्या होती है, तो रैम तो हम सभी समझते हैं, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसे हम सरल शब्दों में बोलते हैं कंप्यूटर की आंखें होती है। यानी आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन होती है और आपका सीपीयू होता है। सीपीयू में आपकी एक तो रैम लगी होती है और एक हार्ड डिस्क लगी होती है। सारा डेटा कहां से होता है, हार्ड डिस्क पे। जब कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी डाटा दिखता है वो कहां से आता है, रैम से। और रैम में डेटा कहां से आता है, हार्ड डिस्क से। क्लियर है, यानी रैम से डेटा कहां आएगा, स्क्रीन पर, और रैम पे डेटा कहां से आएगा, हार्ड डिस्क से। जैसा अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये डेटा कहां से आ रहा है, इंटरनेट से। ठीक है, जो कि किसी न किसी हार्ड डिस्क में सेव होगा और कहां पे आ रहा है, आपके रैम पे, और रैम से ये आपको दिखाई दे रहा है। ये सेव नहीं हो रहा परमानेंटली, बस आपको दिख रहा है। जैसे ही ऑफ होगा, आप क्लोज कर देंगे, लाइट चली जाएगी तो रैम क्या हो जाएगी, 0। इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। ये सिस्टम के चलते समय डेटा को स्टोर करते हैं। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं ये सब रैम पे ही चल रहा है, और जैसे हम काम नहीं करेंगे तो रैम 0 हो जाएगी। रोम क्या होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है जिसमें फर्मवेयर स्टोर रहता है। मतलब जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते समय जो बूट होता है, कंप्यूटर को ऑन करने को हम बूट करना बोलते हैं। तो बूट होते समय जो प्रोग्राम चलता है वो प्रोग्राम किसमें सेव होता है, रोम पे। कुल मिला के वैसा बोल सकते हैं रोम के अंदर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को ऑन करने का काम करता है, बस। रोम का काम उतना ही है। उसके बाद रोम का कोई भी काम नहीं होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट करने में जो भूमिका अदा करता है कौन करता है, रोम। तो रोम से डेटा कहाँ आता है, रैम पर, और कंप्यूटर को ऑन करेगा। और रोम का काम जब खत्म होता है तब डेटा हार्ड डिस्क से आता है, कहाँ पे, रैम पर। कंप्यूटर जब स्टार्ट करते तो ब्लैक स्क्रीन आती है, कंपनी का नाम लिखा आता है, वो सब हो। आपके घर में मान लो एलजी टीवी है, आपने एलजी टीवी ऑन की तो आपको एलजी का लोगो दिखाई देगा। उसके अंदर भी एक रोम लगी हुई है और इसमें एलजी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसे केवल आप रीड कर सकते हैं। इसमें रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसका डेटा कौन फीड करता है, मैन्युफैक्चरर, जिसने उसको बनाया है। मदरबोर्ड के अंदर ये पहले से फिट आती है, इस तरह से निकाला नहीं जा सकता। अगली होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के सबसे पास होती है। देखो यहां पे हम समझते हैं, इसको मैं बताता हूं, एक बार इरेज करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सीपीयू है, कंप्यूटर का दिमाग इसे हम बोलते हैं। इसे प्रोसेस करने के लिए डाटा तो चाहिए। हम सभी जानते हैं डाटा कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। लेकिन हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आता है, रैम पे। अब रैम से जब ये डेटा लेता है सीपीयू प्रोसेस करने के लिए, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो इसके बगल में क्या होती है, कैश मेमोरी। तो सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए, कैश मेमोरी ये करती है अपने पास पहले ले लेती है रैम से, ताकि सीपीयू को तुरंत दे सके, सीपीयू को वेट ना करना पड़े। क्योंकि ये कैश मेमोरी रैम की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट होती है और बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। लेकिन इसका साइज भी बहुत कम होता है, केवल इतना ही साइज चाहिए जितना बस इसको प्रोसेस करने की डेटा की रिक्वायर्ड है। बाकी डेटा सब हार्ड डिस्क पे सेव है, उसके बाद डेटा रैम पे सेव है जितना वर्तमान में चाहिए। कुछ डेटा इसमें अंदर सेव हुआ। चूंकि इसका साइज कम होता है तो हमें परमानेंटली स्टोर नहीं करना, बस कुछ समय के लिए। अगर हम इसे बड़े साइज के रूप में यूज करें तो कंप्यूटर बहुत महंगा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
एक छोटी सी कैश मेमोरी ऐड की जो केवल सीपीयू के लिए बनाई जाती है। तो इस सीपीयू के बहुत पास हाई स्पीड मेमोरी होती है जो जल्दी जल्दी डेटा को एक्सेस प्रदान करती है। इसको हम इस एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो आपको एक खेत होता है और खेत में बहुत सारे गन्ने हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एक जूस की दुकान है जहाँ पे एक कस्टमर आता है जूस पीने के लिए, और यहाँ पे गन्ने की मशीन है ये जूस निकालती है। अब दुकानदार गन्ने कहाँ से लाएगा? तो नॉर्मल से लाता है, वो जाएगा खेत से गन्ना तोड़ेगा, एक मशीन में डालेगा और जूस दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दुकान पे कस्टमर आ गया, अब वो अपने खेत पे जाएगा, यहां से एक गन्ने को तोड़ेगा तो लेके, ऐसे बहुत टाइम लग जाए। वो क्या करेगा, कुछ गन्नों को अपनी दुकान के अंदर ही रख लेगा ताकि उसे बार बार ना जाना पड़े। तो हार्ड डिस्क में डेटा सेव तो है, लेकिन कुछ समय के लिए उसने कहाँ रख दिया, अपनी शॉप के अंदर। अब ऐसे कस्टमर आए तो तुरंत यहीं से उठा के जूस निकाल के दे देगा। लेकिन अब मान लो यहाँ पर भी बहुत सारे गन्ने हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, ये देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये है उसकी शॉप है गन्ने की, जूस के निकालने के, खेत में गन्ने और उसने गन्ने यहाँ आके रखी। अब वो इधर से चल के इसके पास जिधर भी टाइम लगेगा तो वो कुछ गन्ने यही काट के रखेगा अपने पास से। तो एक छोटी सी जगह पे जो स्टोरेज हुई ना, इसे बोलते हैं कैश। ये जो स्टोरेज इसे बोलते हैं रैम, और ये जो है इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्लियर है? हार्ड डिस्क तो प्रॉपर स्टोरेज है, जो जरूरत का डेटा था उसे हमने कहाँ रख लिया, रैम पे। और रैम के भी सबसे नियरेस्ट हमने मशीन के पास इसको रख लिया, इन गन्नों। तो मशीन क्या हुई, सीपीयू हो गई, जिसके डेटा चाहिए तुरंत ही, और कस्टमर जिसको हमें एक्सेस करवाना है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कैश। और साटा क्या है, ये डेटा ट्रांसफर इंटरफेस है जिसका उपयोग हार्ड डिस्क या एसएसडी को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या है, केवल है इंटरफेस और कुछ नहीं, कनेक्टर इसे हम बोल सकते। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मेमोरी। तो बिट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो इन सब में करेक्ट आंसर बिट ही है। अब एक तो हमारे पास बिट होती है, दूसरे नंबर हमारे पास क्या होती है, नेवल, तीसरे नंबर बाइट, और चौथे नंबर पे किलोबाइट, इसके बाद मेगाबाइट, और इसके बाद गीगाबाइट, इसके बाद टेराबाइट। ठीक है, इस तरह से और भी आगे होते हैं। तो बिट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है जिसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव होता है वो हमेशा 0-1 में स्टोर किया जाता है। तो 0-1 क्या है, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की लैंग्वेज। जैसे मेरी इंग्लिश भाषा है तो मेरे पास जो भी स्टोर होगा वो ABCD में होगा, ऐसे 26 अक्षर में ही सेव होगा बस। ऐसे कंप्यूटर के अंदर जो भी सेव होगा वो बस 0-1 में ही सेव होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। और 2 0-1 जब स्टोर होते हैं तो 1 बिट के स्टोरेज लेते हैं मेमोरी के अंदर, और जब ऐसे 4 बिट स्टोर होते हैं तब बनता है 1 निबल, और जब ऐसे 2 निबल या फिर 8 बिट स्टोर होते हैं तब बनता है 1 बाइट। तो 8 बिट से मिलकर बनेगा 1 बाइट, ये हमें याद रखना है। और 1024 बाइट से मिलकर बनता है 1 KB, 1024 KB से मिलकर बनता है 1 MB, 1024 MB से मिलकर बनता है 1 G। यानी इसके बाद तो कहानी 1024 से शुरू हो जाती है। बस शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, याद रखना है। 2 अंक मिलेंगे तो 1 बिट, 4 बिट पे 1 निबल, 8 बिट या 2 निबल पे 1 बाइट बने। तो कंप्यूटर को डेटा नापने इकाइयां होती है, जैसे 1 बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और अगर इससे बात करें हम, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, किलोबाइट्स। और हम बात करें बाइट्स में तो 10 लाख बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 1 टेराबाइट कितना होता है, 10 लाख गीगाबाइट्स का, 1000 गीगाबाइट्स के बराबर। क्लियर है? गीगाबाइट्स मतलब 1 G। यह लगभग लिखा है क्योंकि एक्चुअल में 1000 नहीं होता, वो कितना होता है, 1024। जैसे 1000 ग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, 1 किलोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही 1000 गीगाबाइट मिलकर क्या बनाएंगे, 1 टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a part of system software, स्प्रेडशीट, असेंबलर, कंपाइलर, सिस्टम यूटिलिटी। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है, स्प्रेडशीट, असेंबलर, कंपाइलर, सिस्टम। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं। तो असेंबलर, कंपाइलर, सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम के लिए बना गए, जबकि स्प्रेडशीट क्या है, एक एक्सेल का प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेल में डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि MS एक्सेल में रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है ना, स्प्रेडशीट जिसे हम जानते हैं। असेंबलर क्या करता है, ये तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, जो कि सिस्टम का भाग है।
कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और सिस्टम के सामने देखा है, सिस्टम को मैनेज करने में, रिपेयर करने में या परफॉर्मेंस को एनहांस करने में मदद करते हैं। जबकि स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर जो केवल मदद करता है हमारे कामों के लिए, यानी हमारे पर्सनल यूज के लिए, जबकि ये सभी सिस्टम यूज करता है सिस्टम के लिए। देखिए, स्प्रेडशीट एक ऐप सॉफ्टवेयर है जो डेटा को संगठित करने, कैलकुलेशन करने और रिपोर्ट बनाने में यूज होता है। जबकि असेंबलर, कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए स्प्रेडशीट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। देखिए, ये होता है स्प्रेडशीट एक्सेल जिसमें हम डेटा रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, recognize different handwriting style and fonts and can take them from various types of form and physical document. Intelligent Character Recognizer ICR, कैलकुलेटर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो करेक्ट आंसर तो ICR ही है। ICR कैसे? तो देखिए, तकनीक को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, जो भी कागज पे या कहीं पर भी कुछ लिखा होता है तो उसको रीड करने का काम करता है। यानी कि जो भी अक्षर है उनको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ICR टेक्निक की मदद से। यहाँ पे हमें ICR रीडर भी मिलते हैं। एक ICR रीडर आता है पेन जैसा, उससे बस हम कागज पे या अपने कॉपी किताब पे चलाएंगे तो सारे डेटा को रीड कर लेता है, जिसे हम कॉपी करके टाइप पे भी यूज कर पाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ICR। देखिए, ICR एक एडवांस तकनीक है जो हाथ से लिखे हुए अक्षर हो और विभिन्न फॉन्ट्स को पहचान सकती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राम, तो मैं ICR से पढ़ के कैरेक्टर के रूप में राम लिख सकते हैं। डिवाइस में आजकल ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। स्कैन किए गए फॉर्म्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट में डेटा पहचानने, पढ़ने के लिए उपयोग होती है। कैलकुलेटर तो गणना करने में यूज होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पेज ड्राइंग करने में, और वर्ड हमने डाल लिया प्रोसेस सॉफ्टवेयर। तो मेरा आपको ये समझ में आया, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। ऑनली वीडियो थी, पहले हम इसको कवर करते हैं, आने वाले वीडियो हम पार्ट 2 डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।